हेलो एवरीवन। वेलकम टू सक्सेस विद राय एकेडमी। 18 मई 2020 के दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण को आज हम डिस्कस करेंगे। तो न्यूज़पेपर को स्टार्ट करने से पहले हम आज की अपनी मोटिवेशनल लाइन को देख लेते हैं। नींद और निंदा पर जो व्यक्ति विजय पा लेता है उन्हें आगे बढ़ने से कोई भी नहीं रोक सकता है। यानी कि अगर आप स्टूडेंट के तौर पर देखें तो अगर आप जितनी कम नींद लेंगे यानी अपने जो तैयारी करने का समय है उसमें आपको पूरी तरीके से जूझना पड़ेगा और असफलताओं पर जो निंदा होती है उसको ध्यान नहीं देना होगा, तभी आप आगे बढ़ेंगे। और इन दोनों चीज़ों से जब आप आगे बढ़ जाएंगे तो निश्चित तौर पर आपको सफलता मिलेगी। यानी अधिक से अधिक समय आप पढ़ाई पर देंगे और जो भी असफलताएं मिली हैं उस पर अगर कोई आपकी निंदा करता है, पीठ पीछे बातें करता है, डिमोटिवेट करता है, उस पर आपको बिल्कुल भी ध्यान नहीं देना है। अपने पथ पर बढ़ते जाना है और निश्चित तौर पर आपको सफलता मिलेगी। अब आज के न्यूज़पेपर का डिस्कशन शुरू करते हैं। सबसे पहले हम नेशनल न्यूज़ लेते हैं। नेशनल न्यूज़ में 5 नेशनल न्यूज़ हैं हमारे लिए आज की इंपॉर्टेंट। पहली न्यूज़ है कंटेनमेंट जोन में रेड, बाकी में ग्रीन सिग्नल। नई दिवालिया प्रक्रिया पर 1 साल के लिए रोक लगा दी गई है। ऑनलाइन शिक्षा के क्षेत्र में बड़ी छलांग लगाने की तैयारी। जिस तरीके से लॉकडाउन की स्थिति है या फिर जिन क्षेत्रों में कभी ना कभी बाढ़ आ जाती है या फिर कई समस्याएं, प्राकृतिक आपदाएं आ जाती हैं, दंगे हो जाते हैं, तो इन सब से छुटकारा पाने के लिए एक नई तकनीक लाई जा रही है, उसी पर है ये न्यूज़। रक्षा क्षेत्र में एफडीआई वृद्धि से नई तकनीक आएगी। एफडीआई को बढ़ा दिया गया है रक्षा क्षेत्र में और इससे क्या बदलाव आएंगे, परिवर्तन आएगा, इस पे ही लिखा गया है ये न्यूज़। और ये इस न्यूज़ में जो स्टेटमेंट दिया है वो दिया है सीडीएस विपिन रावत द्वारा। महाराष्ट्र में अब तक रिकॉर्ड 2347 नए मामले आए हैं और देश में भी 5000, पहली बार जो आंकड़ा है संक्रमितों का एक दिन में वो 5000 पहुंच गया है। तो इन सभी न्यूज़ का डिस्कशन शुरू करते हैं। सबसे पहले हम न्यूज़ ले लेते हैं कंटेनमेंट जोन में रेड, बाकी में ग्रीन सिग्नल। कोरोना का प्रसार नियंत्रित करने के लिए केंद्र सरकार ने लॉकडाउन को 31 मई तक बढ़ा दिया है। लॉकडाउन के चौथे चरण में कंटेनमेंट जोन को छोड़कर बाकी इलाकों में सभी तरह की आर्थिक गतिविधियों की इजाजत दे दी गई है। हालांकि मॉल, सिनेमा हॉल, रेस्टोरेंट, होटल, मेट्रो, रेल और हवाई सेवाओं पर प्रतिबंध पहले की तरह जारी रहेगा। इस बार रेड, ऑरेंज और ग्रीन जोन की परिभाषा तो वही रहेगी, लेकिन इनके तहत आने वाले इलाकों को तय करने की जिम्मेदारी राज्यों को सौंप दी गई है। लॉकडाउन के चौथे चरण के लिए जारी गाइडलाइन में गृह मंत्रालय ने स्पष्ट कर दिया है कि विशेष रूप से प्रतिबंधित गतिविधियों को छोड़कर अन्य सारी गतिविधियों की पूरी तरह से छूट होगी। एक तरह से लॉकडाउन के इस चरण में सरकार ने पूरे देश में सारी गतिविधियों की इजाजत दे दी है। इनमें ना तो उद्योग का वर्गीकरण किया गया है और ना ही किसी तरह की सेवाओं को प्रतिबंधित किया गया है। यानी अब ई कॉमर्स से लेकर ओला, उबर जैसी टैक्सी सेवाएं शुरू हो सकती हैं। दोपहिया और कार में बैठने के सख्त नियम भी हटा दिए गए हैं। पहले दोपहिया पर सिर्फ एक और कार में ड्राइवर के अलावा 2 व्यक्ति बैठने की अनुमति थी। बाजार में भी दुकानों का कोई वर्गीकरण नहीं किया गया है, यानी यहाँ सैलून, ब्यूटी पार्लर समेत सभी तरह की दुकानें खोल सकेंगी। दुकान पर 6 फुट की दूरी अनिवार्य होगी। एक समय में 5 से अधिक लोगों को जुटने की अनुमति नहीं होगी। राज्य या स्थानीय प्रशासन चाहे तो इनमें कुछ दुकानों को बंद करने का फैसला कर सकती हैं। चौथे चरण में भी शाम 7 बजे से सुबह 7 बजे तक कर्फ्यू जारी रहेगा। सेवाओं के अलावा यानी जरूरी सेवाओं के अलावा किसी को बाहर निकलने की अनुमति नहीं होगी। अब जोन जो तय करने का अधिकार राज्य सरकारों को दे दिया गया है। स्वास्थ्य मंत्रालय के मानकों के हिसाब से राज्य स्वयं रेड, ऑरेंज व ग्रीन जोन वाले क्षेत्र तय करेंगे। रेड और ऑरेंज जोन के भीतर कंटेनमेंट व बफर जोन की पहचान की जाएगी। इनके निर्धारण का अधिकार जिला प्राधिकरण को होगा। जोन के तौर पर जिला, नगर निगम या छोटे क्षेत्र को भी चिन्हित किया जा सकता है। अब नेक्स्ट न्यूज पर आते हैं। नई दिवालिया प्रक्रिया पर 1 साल तक के लिए रोक लगा दी गई है। आत्मनिर्भर भारतीय पैकेज के पहले दिन ने एमएसएमई सेक्टर का वित्तीय संकट दूर करने के लिए कदम उठाए थे
और शनिवार को अंतिम दिन इनके समक्ष दिवालिया कानून के लटक रहे डर को समाप्त करने का इंतजाम कर दिया है। कोविड-19 की वजह से छोटी व मझोली कंपनियों के सामने इस तरह के वित्तीय संकट पैदा होने के संकेत हैं। ऐसे में खतरा है कि इन कंपनियों के खिलाफ बड़े पैमाने पर दिवालिया कानून यानी इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड को लागू किया जा सकता है। इस खतरे को कम करने के लिए सरकार ने दिवालिया प्रक्रिया के तहत अब 1 करोड़ रुपए से ज्यादा के मामलों को ही ले जाने की इजाजत दी है। यह सीमा अब तक 1 लाख रुपए थी। इसके अलावा वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने रविवार को बताया कि 1 वर्ष के लिए नई दिवालिया प्रक्रिया पर रोक लगा दी जा रही है। यह कदम कोविड-19 के हालात को देखते हुए उठाया गया है। नेक्स्ट न्यूज है, ऑनलाइन शिक्षा के क्षेत्र में बड़ी छलांग लगाने की तैयारी। कोरोना महामारी ने शिक्षा जगत के सामने जो चुनौती खड़ी की है, उसे देखते हुए अब सरकार ऑनलाइन शिक्षा में बड़ी छलांग लगाने की तैयारी में है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने रविवार को आर्थिक पैकेज के साथ इन कदमों का भी ऐलान किया है। इसके तहत पीएम ई विद्या नाम से एक नया ऑनलाइन प्लेटफॉर्म लॉन्च किया जाएगा। इसमें स्कूली शिक्षा को ऑनलाइन और डिजिटल माध्यम से जोड़ने के लिए 12 नए चैनल लॉन्च किए जाएंगे। इसके तहत पहली से लेकर 12वीं कक्षा तक के लिए एक चैनल शुरू होगा, यानी प्रत्येक क्लास के लिए एक चैनल होगा। फिलहाल जून तक इसे शुरू करने की तैयारी है। वहीं राष्ट्रीय रैंकिंग के आधार पर देश के शीर्ष के 100 विश्वविद्यालयों को ऑनलाइन कोर्स शुरू करने की भी अनुमति मिलेगी। यह जुलाई से शुरू हो रहे नए शैक्षणिक सत्र से शुरू किया जाएगा। वित्त मंत्री ने इसके साथ ही ऑनलाइन शिक्षा को ऊंचाई देने के लिए जिन और नए कदमों का ऐलान किया है, उनमें वन नेशन वन डिजिटल प्लेटफॉर्म और के तहत दीक्षा पोर्टल को और मजबूत बनाया गया है। आने वाले दिनों में इन पर 200 और किताबें क्यूआर कोड के साथ उपलब्ध कराई जाएंगी। मौजूदा समय में भी इस पोर्टल पर बड़ी संख्या के साथ किताबें क्यूआर कोड के साथ उपलब्ध हैं। इसके साथ ही राज्यों से जुड़ी पाठ्य सामग्री भी इस पर उपलब्ध है। यह हिंदी, अंग्रेजी सहित 15 अलग अलग भारतीय भाषाओं में है। बता दें कि लॉकडाउन के दौरान यह पोर्टल काफी उपयोगी रहा है। एक रिपोर्ट के मुताबिक 23 मार्च से 14 मई तक इसे 61 करोड़ बार देखा गया है। मौजूदा जरूरत को समझते हुए मानव संसाधन विकास मंत्रालय पहले ही भारत पढ़े ऑनलाइन का नारा बुलंद कर चुका है। देश के करीब 25 करोड़ स्कूली बच्चों को ध्यान में रखते हुए टेलीविजन और अलग अलग ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के साथ ही रेडियो और कम्युनिटी रेडियो को भी छात्रों से जोड़ने की कवायद शुरू हो रही है। अब इसमें 2 छोटे पॉइंट्स दिए गए हैं कि नए चैनल पर हर दिन 6 घंटे की लगेगी क्लास। 12 चैनलों की जो योजना बनाई गई है, उसके तहत स्कूलों की तरह हर दिन सभी की करीब 6 घंटे की क्लास होगी। इसमें रिकॉर्डेड और लाइव दोनों तरह के प्रोग्राम शामिल होंगे। यह सुबह में 8 बजे से दोपहर 2 बजे तक और शाम 7 बजे से रात 1 बजे तक होगी। सभी कार्यक्रमों को दिन में 3 बार रिपीट भी किया जाएगा। इस तरह से यह चैनल सातों दिन 24 घंटे चलेंगे। देशभक्ति के गीतों व राष्ट्रगान के साथ और शुरू खत्म होगी क्लासेस। स्कूली बच्चों के लिए शुरू होने वाले इन 12 चैनलों पर कक्षाओं की शुरुआत हर दिन देशभक्ति के गीत से होगी। कक्षाओं का समापन राष्ट्रगीत या राष्ट्रगान के साथ होगा। यह स्कूलों में रोज होने वाली प्रार्थना की तरह होगा। इसके साथ ही इन चैनलों का योग, स्वच्छता, संगीत, नृत्य और तनाव खत्म करने जैसे कार्यक्रम भी प्रसारित किए जाएंगे। नेक्स्ट न्यूज है, रक्षा क्षेत्र में एफडीआई वृद्धि से नई तकनीक आएगी, ये बोला है रावत ने। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत ने सरकार द्वारा घोषित रक्षा सुधारों पर प्रसन्नता व्यक्त की है, क्योंकि वे आधुनिकीकरण परियोजनाओं के समय पर लागू करना सुनिश्चित करेंगे। उन्होंने कहा कि इसमें हथियार, गोला बारूद और उपकरणों के स्वदेशीकरण के सभी मुद्दों को समन्वित किया गया है। जनरल बिपिन रावत निर्मला सीतारमण द्वारा शनिवार को घोषित रक्षा सुधारों पर प्रतिक्रिया व्यक्त कर रहे थे, जिसमें रक्षा क्षेत्र में विशेष प्रत्यक्ष निवेश की सीमा को मौजूदा 49% से बढ़ाकर 74% कर दिया गया है। वित्त मंत्री ने उन हथियारों और उपकरणों की एक सूची भी बनाने की घोषणा की है जिसके आयात पर पाबंदी होगी। इसके अलावा घरेलू रक्षा उद्योग से खरीद के लिए अलग से बजट का प्रावधान भी करने का ऐलान
किया गया है। नेक्स्ट न्यूज है, महाराष्ट्र में रिकॉर्ड 2347 के साथ देश में पहली बार 5003 नए मामले। कोरोना वायरस के चलते देश में धीरे धीरे तस्वीर भयावह होती जा रही है। कोरोना संकट शुरू होने के बाद पहली बार रविवार को 5000 से ज्यादा नए मामले सामने आए और रिकॉर्ड 148 लोगों की जान भी चली गई। संक्रमण में अचानक आई तेजी की वजह से महाराष्ट्र, गुजरात, तमिलनाडु और दिल्ली में सामने आ रहे नए मामले हैं। महाराष्ट्र में रविवार को रिकॉर्ड 2347 नए मामले सामने आए और 63 लोगों की मौत हो गई। अब 36,000 से ज्यादा लोग स्वस्थ हुए। हालांकि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक देश में अब तक कोरोना से मरने वालों की संख्या 2,872 हो गई है और अब तक 90,927 लोग संक्रमित हुए हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय व अन्य सूत्रों से मिले आंकड़ों के में ये अंतर इसलिए भी है क्योंकि अभी ये पूरी तरीके से 24 घंटे के आंकड़े नहीं हैं। महाराष्ट्र में 33,000 से ज्यादा संक्रमित हो गए हैं और ये तस्वीर डराने वाली है। राज्य में संक्रमितों का आंकड़ा 33,000 को पार कर 33,053 तक पहुंच गया है। मुंबई में 1595 नए मामले मिले हैं और महानगर में संक्रमितों की संख्या 20,000 से ज्यादा हो गई है। 63 में से 38 मौतें भी महानगर में ही हुई हैं। तमिलनाडु में एक दिन में एक बार फिर 500 से ज्यादा नए मामले सामने आए हैं। शनिवार को 500 से कम मामले मिले थे। रविवार को यह संख्या 639 पर पहुंच गई है। राज्य में संक्रमितों का आंकड़ा 11,224 हो गया है। पाबंदियों में ज्यादा छूट देने की बात तो हो रही है। राजधानी दिल्ली की तस्वीर डरा रही है। दिल्ली में और 422 नए मामले सामने आए हैं और कोरोना के मरीजों की संख्या बढ़कर 9,755 हो गई है। 19 लोगों की मौत भी हो गई है, जो दूसरी सबसे बड़ी संख्या है। कुछ ऐसा ही हाल गुजरात का भी है। गुजरात में भी संक्रमितों की संख्या 11,000 को पार कर गई है। राजस्थान में 123 नए केस के साथ आंकड़े 5,083 हो गए हैं। उत्तर प्रदेश में संक्रमितों की संख्या 4,464 हो गई है। रविवार को 206 नए मामले सामने आए हैं। बंगाल में 101 नए केस मिले हैं और संक्रमितों की संख्या 2,677 हो गई है। मध्य प्रदेश में 116 नए केस मिले हैं। पंजाब में अभी तक 2,043, उड़ीसा में 828, बिहार में 1,251, जम्मू कश्मीर में 1,183 और हरियाणा में 895, हिमाचल प्रदेश में 81 संक्रमित पाए जा चुके हैं। तो इस न्यूज में देश का पूरा आंकड़ा कोरोना वायरस से रिलेटेड दे दिया गया है और ये नेशनल पेज की 5 इंपॉर्टेंट न्यूज थी हमारे लिए। अब नेक्स्ट पेज पर आते हैं। नेक्स्ट पेज है इंटरनेशनल पेज। इंटरनेशनल पेज में 2 न्यूज है हमारे लिए। पहली न्यूज है, लॉकडाउन के खिलाफ कई देशों में लोग सड़कों पर उतर आए हैं और ये कौन कौन से देश हैं और क्या इनकी स्थिति है, इस न्यूज को हम डिस्कस करेंगे। दूसरी न्यूज है, नेतन्याहू की अगुवाई में सरकार ने ली है शपथ, यानी इजराइल में अब नई सरकार बन गई है। इन दोनों न्यूज को देखते हैं। लॉकडाउन के खिलाफ कई देशों के लोग सड़कों पर उतरे हैं। कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए लॉकडाउन के तहत लगाए गए प्रतिबंधों के खिलाफ विश्व के कई देशों में लोग शनिवार को सड़कों पर उतर आए। जर्मनी के सभी बड़े शहरों में लोगों ने नियमों का विरोध किया। पोलैंड की राजधानी वार्सा में तो स्थिति उस समय ज्यादा खराब हो गई जब व्यावसायिक गतिविधियों को छूट देने के लिए सड़क पर उतरे प्रदर्शनकारियों को काबू करने के लिए पुलिस को आंसू गैस का इस्तेमाल करना पड़ा। ब्रिटेन की राजधानी लंदन में जानबूझकर शारीरिक दूरी के नियमों को तोड़ने पर 19 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया। पूरे विश्व में 46 लाख से ज्यादा लोग संक्रमित हैं, वहीं 3,10,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। इटली में लॉकडाउन लागू करने के बाद से रविवार को पहली बार कम से कम 145 लोगों की मौत हुई। इसके साथ ही मरने वालों का आंकड़ा 31,908 हो गया है। स्पेन में भी 2 महीने में पहली बार एक दिन में सबसे कम मौतें हुई हैं। रविवार को 87 लोगों की जान चली गई। मरने वालों की संख्या बढ़कर 27,650 हो गई है। अब तक 2,31,350 लोग संक्रमित हुए हैं। ब्रिटेन में भी कोरोना से मरने वालों की संख्या बहुत हद तक नियंत्रण में आ गई है। पिछले 24 घंटे में 170 लोगों की मौत हुई है और मृतकों का आंकड़ा
34,636 पर पहुंच गया है। ब्रिटेन में 23 मार्च को लॉकडाउन लागू किए जाने के बाद से यह पहला मौका है जब मरने वालों की संख्या इतनी कम है। कनाडा ने कोरोना वैक्सीन के क्लिनिकल ट्रायल को मंजूरी दे दी है। प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने कहा कि अगर ट्रायल सफल रहा तो हम इसका स्थानीय स्तर पर उत्पादन करेंगे। रूस में 9,709 नए लोगों के संक्रमित होने का पता चला है। एक दिन पहले यह संख्या 9200 थी। देश में कुल संक्रमित मरीजों की तादाद 2,81,752 हो गई है। चीन के स्वास्थ्य प्राधिकरण के आधिकारिक तौर पर कोरोना संक्रमण के बाद अंगों के नुकसान को संभावित प्रभावों में शामिल किया गया है। चीन ने कहा है कि कुछ लोगों को फेफड़ों और हृदय के नुकसान के उपचार की आवश्यकता है। फ्रांस में पिछले 24 घंटों के दौरान 96 लोगों की मौत हुई है। एक दिन पहले यह संख्या 104 थी। अब तक कोरोना से फ्रांस में 28,108 लोग जान गंवा चुके हैं। संक्रमण के 372 नए मामले भी सामने आए हैं। नेक्स्ट न्यूज है, नेतन्याहू की अगुवाई में सरकार ने ली है शपथ। इजराइल में रविवार को प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के नेतृत्व में नई सरकार ने शपथ ले ली। इसी के साथ देश के इतिहास में सबसे लंबा राजनीतिक गतिरोध खत्म हो गया। गतिरोध के दौरान 500 दिनों से ज्यादा समय तक कार्यवाहक सरकार बागडोर संभाले हुई थी और एक के बाद एक हुए 3 चुनावों में किसी को स्पष्ट बहुमत नहीं मिला था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नेतन्याहू को सरकार के गठन पर बधाई दी और मोदी ने हिब्रू और अंग्रेजी भाषा में ट्विटर पर लिखे संदेश में कहा, मेरे मित्र नेतन्याहू को इजराइल में 5वीं बार सरकार बनाने के लिए बधाई। और चुनाव में स्पष्ट बहुमत नहीं मिल पाने पर नेतन्याहू ने प्रतिद्वंदी के साथ बने ब्लू एंड व्हाइट पार्टी के बेनी गेट्स के साथ मिलकर सरकार बनाई है। शपथ ग्रहण के तत्काल बाद 70 वर्षीय नेतन्याहू ने शपथ ली और गॉन्ट्स ने रक्षा मंत्री और वैकल्पिक प्रधानमंत्री के तौर पर शपथ ली है। तो ये इंटरनेशनल पेज की 2 इंपॉर्टेंट न्यूज थी हमारे लिए इंटरनेशनल पेज की। अब नेक्स्ट पेज पर आते हैं। नेक्स्ट पेज है बिजनेस पेज। बिजनेस पेज में 4 न्यूज हैं, संभवतः होंगी हमारे लिए। पहली न्यूज है, वित्तीय संकट में फंसे राज्यों को मदद। मनरेगा को 40,000 करोड़ का बूस्टर डोज और खजाने पर अभी महज 2 लाख करोड़ का बोझ। सबसे पहले हम अपनी पहली न्यूज को देख लेते हैं। देश की अर्थव्यवस्था को बचाने के लिए केंद्र सरकार की तरफ से की जाने वाली पैकेज घोषणाओं के अंतिम दिन वित्तीय मुसीबत में फंसे राज्यों को बचाने के साथ ही उन गरीब मजदूरों की सुध ली गई है जो रोजगार छिन जाने की वजह से अपने गांव लौट रहे हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 5 दिनों में 5 प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आत्मनिर्भर भारत पैकेज का ऐलान किया है। अंतिम घोषणाओं में वित्त मंत्री का जोर उन समस्याओं का समाधान निकालने पर रहा जो कोविड-19 की वजह से देश के आम जनता, उद्योग जगत, मजदूरों व राज्य सरकारों के समक्ष पैदा हुई है। आर्थिक गतिविधियों के ठप होने से राजस्व में 90% तक गिरावट झेल रहे राज्यों को ज्यादा उधारी लेने का रास्ता साफ किया गया है। राज्यों के लिए उधारी सीमा बढ़ाकर 5% कर दी गई है। वहीं जो मजदूर गांव से लौट रहे हैं उन्हें मनरेगा के तहत ज्यादा काम देने के लिए अतिरिक्त 40,000 करोड़ रुपए का इंतजाम किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 20 लाख करोड़ रुपए के पैकेज का ऐलान किया था। वित्त मंत्री ने 5 दिनों में कुल 53 ऐलान किए हैं। इन्होंने हिसाब लगाकर यह बताया कि सरकार की तरफ से अभी तक कुल 20.97 लाख करोड़ रुपए का पैकेज का ऐलान किया जा चुका है। कृषि, कोयला, बिजली, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को लेकर की गई घोषणाएं पहले ही हो चुकी हैं और कुछ मामलों में तो फैसले पहले से ही लागू हैं। वित्त मंत्री ने रविवार को राज्यों को अंतिम फैसला लेने की छूट दे रखी है और इसमें जो खास बातें हैं उसे देख लेते हैं। कोरोना से प्रभावित सेक्टरों को संसाधन उपलब्ध कराने की तैयारी। घर लौट रहे मजदूरों को मनरेगा में काम करने के लिए 40,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। कंपनी कानून में संशोधन कर कॉर्पोरेट सेक्टर को इंस्पेक्टर राज से राहत। भविष्य में कोरोना जैसी महामारी को रोकने के लिए ब्लॉक स्तर पर इंतजाम। प्राइवेट सेक्टर के लिए हर क्षेत्र
खुला, हर रणनीतिक क्षेत्र में होगा एक पीएसयू, किसी भी क्षेत्र में 4 से अधिक पीएसयू नहीं। अब नेक्स्ट न्यूज पर आते हैं। मनरेगा को 40,000 करोड़ का बूस्टर डोज। कोविड-19 की महामारी से त्रस्त अर्थव्यवस्था को दुरुस्त कर पटरी पर लाने के लिए घोषित आर्थिक राहत पैकेज में सरकार ने मनरेगा पर भरोसा जताया है। लॉकडाउन से परेशान प्रवासी मजदूरों के पलायन से उत्पन्न स्थिति को सरकार ने समय से भांप लिया, जिसके तहत ग्रामीण बेरोजगारों की अति महत्वाकांक्षी इस योजना को बूस्टर डोज देने का ऐलान किया गया है। आर्थिक राहत पैकेज की अंतिम किस्त की रविवार को घोषणा करते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मनरेगा के लिए 61,000 करोड़ रुपए के बजटीय प्रावधान के अलावा 40,000 करोड़ रुपए की अतिरिक्त धनराशि की घोषणा की है। सरकार की इस घोषणा से ग्रामीण अर्थव्यवस्था के सीधे तकरीबन 1 लाख करोड़ रुपए पहुंच जाएंगे, जो देश की अर्थव्यवस्था को रफ्तार देने में मददगार साबित होंगे। लॉकडाउन में व्यावसायिक गतिविधियां ठप हैं, वहीं कोरोना के भय से प्रवासी मजदूर पलायन को बाध्य हैं। लिहाजा आने वाले दिनों में ग्रामीण क्षेत्रों में बढ़ती बेरोजगारी से हालात बिगड़ सकते हैं। नेक्स्ट न्यूज है, खजाने पर अभी महज 2 लाख करोड़ का बोझ। कोरोना व वैश्विक लॉकडाउन से प्रभावित अर्थव्यवस्था को गति देने के लिए सरकार ने गत 26 मार्च से लेकर 17 मई के दौरान कुल 20,97,053 करोड़ रुपए के पैकेज का ऐलान किया, लेकिन इस कुल पैकेज में फिलहाल सरकार की जेब पर 2 लाख करोड़ रुपए का असर पड़ रहा है। वित्त मंत्री की तरफ से रविवार को 20,97,053 लाख करोड़ के राहत पैकेज का ब्यौरा दिया गया है। इनमें 26 मार्च को घोषित 1.7 लाख करोड़ के पैकेज के साथ हेल्थ सेक्टर के 15,000 करोड़ भी शामिल हैं। एसबीआई इकोरैप की रिपोर्ट के मुताबिक पहले चरण के 1.7 लाख करोड़ के पैकेज में केंद्र सरकार के खजाने से सीधे तौर पर 73,000 करोड़ निकले हैं। इनमें मनरेगा के नाम पर 5,600 करोड़, वरिष्ठ नागरिक, विधवा व दिव्यांग के लिए 3,000 करोड़, महिला जनधन खाता धारकों के लिए 31,000 करोड़, उज्ज्वला योजना के तहत 13,000 करोड़, मेडिकल स्टाफ के इंश्योरेंस के लिए 1,100 करोड़ और महिला SHG यानी सेल्फ हेल्प ग्रुप के लिए 19,300 करोड़ शामिल किए गए हैं। तो ये बिजनेस पेज की 3 इंपॉर्टेंट न्यूज थी। अब नेक्स्ट पेज पर आते हैं। नेक्स्ट पेज है हमारा एडिटोरियल पेज। एडिटोरियल पेज में हर बार की तरह 3 आर्टिकल हैं। पहला आर्टिकल है हमारा रोजगार के द्वार खोलने वाला दांव, यानी कि जो ये कानूनी जो आर्थिक पैकेज दिए गए हैं, शायद इससे कुछ रोजगार के अवसर या जो रोजगार जा रहे हैं उसे बचाया जा सके, इसी पर लिखा गया है ये आर्टिकल। और ये आर्टिकल लिखा गया है सेबी और LIC के पूर्व चेयरमैन द्वारा, जिनका नाम है GN वाजपेयी। नेक्स्ट आर्टिकल है किसान हितैषी घोषणाओं की सार्थकता। इस आर्थिक पैकेज में यानी 20 लाख करोड़ के आर्थिक पैकेज में जिस तरीके से किसानों के लिए जो आर्थिक पैकेज की घोषणा की गई है, उसमें कितना उनको लाभ मिलता है, कितनी सार्थकता होती है, कितना उनका भविष्य सुधरेगा, इन सभी न्यूज यानी पॉइंट्स पर यह आर्टिकल लिखा गया है। और यह आर्टिकल लिखा है किसान शक्ति संघ के अध्यक्ष पुष्पेंद्र सिंह द्वारा। तीसरा आर्टिकल है हमारा लॉकडाउन का चौथा चरण। लॉकडाउन के चौथे चरण में क्या बदलाव हैं, क्या पाबंदियां हैं, कितनी छूट है, इस पर लिखा गया है ये तीसरा आर्टिकल। सबसे पहले हम अपने पहले आर्टिकल को देख लेते हैं। पहला आर्टिकल है रोजगार के द्वार खोलने वाला दांव। कोरोना मरीजों की बढ़ती संख्या और साथ ही संक्रमण के फैलाव के खतरे को देखते हुए लॉकडाउन को 31 मई तक बढ़ाने के फैसले पर हैरानी नहीं है। हाल में उत्तर प्रदेश समेत कई राज्यों ने श्रम कानूनों में बदलाव किए हैं। इस बदलाव की शुरुआत उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने की है। इसी के साथ उन्होंने कहा कि वह न केवल देश भर में फैले राज्य के सभी प्रवासी मजदूरों को वापस लाएंगे, बल्कि उन्हें रोजगार भी दिलाएंगे। राज्य में 3 वर्षों तक श्रम कानूनों को निलंबित कर दिया गया है और लौटकर आने वाले ये कामगार किसी काम धंधे में खप सकेंगे।
माना जा रहा है कि करीब 2 लाख करोड़ ऐसे श्रमिक उत्तर प्रदेश, यानी कि 2 करोड़ श्रमिक उत्तर प्रदेश लौटेंगे, जिनके लिए रोजगार की भी कुछ व्यवस्था करनी होगी। आपने शायद कभी इस पर गौर न किया हो, लेकिन किसी खेत से आपकी थाली तब भोजन उपलब्ध कराने के लिए पीछे बकायदा एक पूरी कड़ी मेहनत होती है। यानी कि जो आप भोजन करते हैं, उसमें जो आप अन्न का इस्तेमाल करते हैं, उस अन्न को पैदा करने के लिए किसान को कितनी मेहनत करनी पड़ती है। बारिश, धूप, आंधी या फिर कोई प्राकृतिक आपदा आती है, इन सब से लड़ते हुए वो अपना अनाज तैयार करता है और वही अनाज बाजारों में आता है और आप उसे खरीदते हैं। तो जो हम भोजन करते हैं उसके पीछे एक किसान की कितनी मेहनत होती है, उसको समझने की जरूरत है। आगे लिखा गया है इस आर्टिकल में कि वैश्विक जीडीपी में इसका 10% हिस्सा है जो मदद दी गई है। ऐसे समझ सकते हैं कि यूक्रेन के खेतों में जो गेहूं उगता है वह तुर्की की मिलों में जाता है। वहां से उसे चीन भेजा जाता है, जहां उससे नूडल्स बनाए जाते हैं और जो उसका प्रमुख आहार माना जाता है। दुनिया की 80% आबादी के खान पान का कुछ न कुछ हिस्सा किसी दूसरे देश से अवश्य आता है। उत्तर प्रदेश मुख्य रूप से कृषि केंद्रित राज्य है। गंगा के उपजाऊ मैदान का एक बड़ा हिस्सा यहीं पड़ता है। देश के कुल गेहूं का 35% और धान का 16% हिस्सा उत्तर प्रदेश में होता है। राज्य की 55% से अधिक आबादी कृषि कार्यों में संलग्न है। राज्यों के सकल घरेलू उत्पाद में कृषि की हिस्सेदारी 22% है, जबकि राष्ट्रीय औसत 15.87% है। प्रदेश में पानी प्रचुर मात्रा में है। यहाँ प्राचीन और लंबी नहर प्रणाली मौजूद है। दिल्ली आगरा, आगरा लखनऊ, लखनऊ गाजीपुर और दिल्ली मेरठ जैसे एक्सप्रेसवे के रूप में बढ़िया कनेक्टिविटी भी है। रेलवे नेटवर्क की पैठ भी गहरी है। सूबे के अधिकांश शहर वायु मार्ग से जुड़े हैं। ये सभी पहलू आपूर्ति श्रृंखला की बुनियादी जरूरतों को पूरा करने वाले हैं। उत्तर प्रदेश में आलू और चीनी जैसे जिन्सों के लिए सुगठित मंडियां मौजूद हैं। इन मंडियों वाले शहर किसी न किसी तरह एक्सप्रेसवे से जुड़े हुए भी हैं। ऐसे में सरकार को सोर्सिंग, सैंपलिंग, स्टोरिंग और प्रोसेसिंग जैसी प्रक्रियाओं के लिए इनके इर्द गिर्द सप्लाई चेन पार्क बनाने चाहिए। कारगिल, अमेरिकन एडीएम और अमेजॉन जैसी दुनिया की तमाम दिग्गज कंपनियां वैश्विक खाद्य आपूर्ति श्रृंखला से जुड़ी हुई हैं। इस बाजार में इन सभी की अच्छी खासी हिस्सेदारी है। ये भीमकाय कंपनियां अपनी इकाइयों का विविधीकरण करना चाहती हैं ताकि किसी गतिरोध की स्थिति में अपना जोखिम कम कर सकें। ये कंपनियां अपने साथ तकनीकी कौशल और वे सभी क्षमताएं भी लाएंगी जिनसे उत्पादन और बड़ा केंद्र विकसित करने की राह में आने वाली लागत जैसी सभी बाधाएं दूर होंगी। जनसांख्यिकी, आर्थिक वृद्धि, प्रति व्यक्ति आय में बढ़ोतरी, बढ़ती आकांक्षाएं, महामारियों के बढ़ते चलन के कारण शाकाहार की ओर रुझान दर्शाते हैं कि अगले 30 वर्षों में खाद्य आपूर्ति श्रृंखला कारोबार कम से कम 50% की दर से बढ़ेगा ताकि अमीर आबादी की जरूरतें पूरी की जा सकेंगी। इस आबादी की जरूरतें पूरी की जा सकेंगी और इससे लाखों रोजगारों के द्वार भी खुलेंगे। तमाम लोगों की आर्थिक दुश्वारियां दूर होंगी। साथ ही साथ इससे प्रवासी मजदूरों की समस्याओं का भी हमेशा के लिए समाधान हो जाएगा। देखिए, जो ये लॉकडाउन हुआ है यानी कोरोना वायरस, उसकी वजह से जो मंदी है वो बढ़ेगी और इस मंदी के कारण जिस तरीके से अभी फिलहाल में ही अमेरिका में 3.6 करोड़ लोगों के रोजगार चला गया है, निश्चित तौर पे भारत पे भी इसका असर पड़ेगा और ये दूरगामी असर पड़ेगा और यहाँ पर रोजगार भी जाएंगे। तो ये कुछ पहलू ऐसे दिए गए हैं जिससे रोजगार में कुछ नियंत्रण पाया जा सकेगा। अब हम अपने नेक्स्ट आर्टिकल पर आते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल है किसान हितैषी घोषणाओं की सार्थकता। कोरोना संकट से लड़ने के लिए केंद्र सरकार ने 20 लाख करोड़ रुपए के जिस विशेष आर्थिक पैकेज की घोषणा की है, उसमें किसानों, गरीबों, प्रवासी मजदूरों, श्रमिकों और अन्य कमजोर वर्गों का विशेष ध्यान रखने तथा मंद पड़ती अर्थव्यवस्था को भी गति देने का दावा किया गया है। 14 मई को सरकार ने प्रवासी श्रमिकों के पलायन और कठिन
हालात को देखते हुए उन्हें 2 महीने तक 8 लाख टन खाद्यान्न और 50,000 टन चना वितरण करने की घोषणा की है। इसमें उन लोगों को भी शामिल किया गया है जिनके पास राशन कार्ड नहीं है। इसमें 3,500 करोड़ रुपए का व्यय होगा। देश में एक राष्ट्र एक राशन कार्ड के व्यवस्थागत सुधार को मार्च 2021 तक लागू करने की भी घोषणा की गई है। इसमें कोई भी लाभार्थी अपने हिस्से के राशन को देश के किसी भी हिस्से से ले सकता है। 15 मई को कृषि, मछली पालन और खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्रों के लिए आधारभूत ढांचे हेतु 1 लाख करोड़ रुपए के कोष बनाने की घोषणा की गई है। किसान अपनी उपज का लाभकारी मूल्य पा सकेंगे, इसके लिए आवश्यक वस्तु अधिनियम में संशोधन करने की घोषणा की गई है। अनाज, खाद्य तेल, तिलहन, दलहन, आलू और प्याज सहित सभी कृषि खाद्य पदार्थों को नियंत्रण से मुक्त करने का भी ऐलान हुआ है। इन वस्तुओं पर राष्ट्रीय आपदा या अकाल जैसी परिस्थिति के अलावा स्टॉक की सीमा नहीं लगेगी। कृषि उत्पाद विपणन समिति अधिनियम में भी सुधार करते हुए किसानों को मंडियों के अलावा भी अपने कृषक उत्पादों को कहीं भी बेचने की छूट का प्रावधान किया जाएगा। कृषि क्षेत्र में सुधार की घोषणाएं स्वायत्ता योग्य हैं, पर उनका दीर्घकालिक लाभ होगा, जबकि आज त्वरित राहत की दरकार है। पैकेज में अधिकांश प्रस्ताव ऋण के रूप में है, ना कि सहायता के रूप में है। सरकार को पता होना चाहिए कि लॉकडाउन के कारण किसानों की आमदनी घटी है। फल, फूल, सब्जी, दुग्ध उत्पादक, पशुपालक, मुर्गी पालक, मछली पालक किसानों को खासा नुकसान हुआ है। इसकी भरपाई की ठीक दिशा में ठोस कार्रवाई करने की जरूरत है। ग्रामीण क्षेत्रों की ओर पुनः पलायन से वहां रोजगार का इंतजाम भी करना होगा। गांव लौटे श्रमिकों को मनरेगा के तहत कृषि कार्यों में भी लगाया जा सकता है। इस साल मनरेगा का बजट 61,500 करोड़ रुपए है, जिसमें 40,000 करोड़ रुपए बढ़ोतरी की घोषणा स्वायत्ता योग्य कदम है। प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना का बजट 19,500 करोड़ रुपए है। प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना का बजट भी इतना ही है। इन योजनाओं का बजट दोगुना कर देना चाहिए, जिससे गांव लौटे श्रमिकों को वही रोजगार मिल सके। देखिए, ये जो घोषणा की गई है लॉकडाउन की, उससे किसानों को लाभ देना अति आवश्यक है, क्योंकि किसान अगर देखा जाए तो भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ मानी जा सकती है, क्योंकि ये भारत की अर्थव्यवस्था में तो सहयोग देते ही हैं, हमारा भोजन का भी प्रबंध करते हैं। और किसानों की स्थिति को इसलिए भी बेहतर बनाना जरूरी है, क्योंकि वो पहले से ही एक हाशिए पर थे। यानी कि कई किसान कर्ज में डूबे हुए हैं, कई की स्थिति ठीक नहीं है, या फिर जिनके पास जमीनें ज़्यादा नहीं है वो अब क्या करेंगे। तो इन सभी मुद्दों को लेकर ये राहत पैकेज अभी के लिए पर्याप्त माना जा सकता है। नेक्स्ट आर्टिकल है लॉकडाउन का चौथा चरण। कोरोना मरीजों की बढ़ती संख्या और साथ ही संक्रमण के फैलाव के खतरे को देखते हुए लॉकडाउन 31 मई तक बढ़ाने के फैसला करना जरूरी था। चूंकि विस्तारित लॉकडाउन में और अधिक छूट दी जा रही है, इसलिए सरकारों और विभिन्न एजेंसियों के साथ साथ आम लोगों को इसके प्रति सतर्क रहना होगा कि कोरोना वायरस का संक्रमण फैलने ना पाए। इसका खतरा इसलिए है क्योंकि एक तो लाखों की संख्या में मजदूर अपने गांव लौट रहे हैं, और दूसरे तमाम तरह की छूट के चलते लॉकडाउन के चौथे चरण में कामकाज के सिलसिले में अन्य लोगों की भी आवाजाही बढ़ेगी। आवाजाही को आसान करना समय की मांग है, क्योंकि उसके बगैर आर्थिक व्यापारिक गतिविधियों को बल मिलने वाला नहीं। इन गतिविधियों को बल देना इसलिए आवश्यक है क्योंकि इनके अभाव में अर्थव्यवस्था का नुकसान बढ़ने के साथ ही रोजी रोटी की समस्या गंभीर रूप ले सकती है। यह सर्वथा उचित और स्वायत्ता योग्य है कि लॉकडाउन के चौथे चरण में कई तरह की कारोबारी गतिविधियों को छूट देने की अनुमति देने के साथ ही बसों के संचालन को भी हरी झंडी दे दी गई है। हालांकि रेल और हवाई यात्रा के साथ मेट्रो सेवा पर प्रतिबंध जारी रहेगा, लेकिन अंतरराज्यीय स्तर पर बसों के संचालन की अनुमति से एक बड़ी हद तक आवाजाही को बल मिलेगा। चूंकि बसों का एक से दूसरे राज्यों में संचालन संबंधित राज्यों की सहमति से ही हो सकेगा, इसलिए राज्य सरकारों को अड़ंगेबाजी वाला रवैया छोड़ना होगा। तो ये एडिटोरियल पेज के 3 आर्टिकल थे हमारे लिए इंपॉर्टेंट। अब नेक्स्ट पेज पर आते हैं। नेक्स्ट पेज है हमारा स्पोर्ट्स पेज।
स्पोर्ट्स पेज में एक न्यूज है हमारे लिए, अब भारत में खुलेंगे खेल के दरवाजे। भारत सरकार के लॉकडाउन 4 के दिशा निर्देशों के मुताबिक देश भर में बिना दर्शकों के स्टेडियम खोल दिए जाएंगे। इसका मतलब यह है कि देश में खिलाड़ियों के अभ्यास के रास्ते तो खुलेंगे ही, बल्कि आईपीएल समेत तमाम बड़े आयोजनों की तैयारी भी हो सकेगी। हालांकि आईपीएल जैसे बड़े टूर्नामेंट और द्विपक्षीय सीरीज का आयोजन तभी हो सकेगा जब विदेशी खिलाड़ियों को वीजा मिलना शुरू होगा। इस बीच बीसीसीआई ने भी उड़ान पाबंदी होने के कारण करार के अंतर्गत आने वाले क्रिकेटरों के कैंप आयोजित करने से इनकार कर दिया है। कोरोना वायरस के कारण बीसीसीआई ने आईपीएल को अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दिया था। देश भर में तमाम खेलों के आयोजन बंद हो गए थे। खिलाड़ी घरों में बंद रहने को मजबूर हो गए थे। ऐसे में सरकार के इस दिशा निर्देश से साफ हो गया है कि भले ही अभी आईपीएल जल्द आयोजित नहीं हो सके, लेकिन इसकी तैयारियां अब शुरू हो सकती हैं। वहीं खिलाड़ी भी अब स्टेडियम में पहुंचकर कम से कम एकल अभ्यास कर सकेंगे। अब आज के पॉइंट्स देख लेते हैं। पहला पॉइंट है, लॉकडाउन 4.0 में कंटेनमेंट जोन में रेड, बाकी में ग्रीन सिग्नल। नई दिवालिया प्रक्रिया पर 1 साल के लिए रोक लगा दी गई है। आईबीसी का फुल फॉर्म जान लीजिए, इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड। इजराइल में प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के नेतृत्व में नई सरकार ने शपथ ले ली है। ऑनलाइन शिक्षा के क्षेत्र में बड़ी छलांग लगाने की तैयारी की जा रही है। मनरेगा को 40,000 करोड़ का बूस्टर डोज दिया गया है। खजाने पर अभी महज 2 लाख करोड़ का बोझ पड़ेगा। महाराष्ट्र में रिकॉर्ड 2,347 के साथ देश भर में पहली बार 5,003 नए मामले सामने आए हैं। ये आज का यानी 18 मई 2020 का दैनिक जागरण का राष्ट्रीय संस्करण था। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।